थे प्रधानमंत्री मोदी एनडीए नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए। मौका था एनडीए सरकार के, मोदी सरकार के 12 साल पूरा करने का। मौका था सबसे लंबे समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का। और इस मौके पर उन्होंने जो कहा वो काफी गौर करने लायक है। 12 साल में जो उन्होंने किया है वो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ जारी नहीं रहेगा बल्कि उससे ज्यादा तेज गति से जारी रहेगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यही समय है, सही समय है। देश हित के फैसलों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल रही है उसे और कैसे व्यापक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये लक्ष्य रखा है, जो एक आगे का रोड मैप रखा है, उसे पूरा करना कितना आसान होगा, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। मोदी सरकार के 12 साल पिक्चर अभी बाकी है। उसी पिक्चर कैसे होगी इसकी झलक आपको प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कुछ देर पहले आपको सुनने को मिला। अब इस पिक्चर के क्या क्या रंग होंगे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन और पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव कुमार साहब, जिन्होंने कुछ साल पहले एक किताब लिखी थी, मोदी और उनकी चुनौतियां। उस किताब में उन्होंने पूरे मोदी के काम करने के तौर तरीकों का काफी गहन विश्लेषण किया था और उन्होंने बताया था कहाँ क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ करने की जरूरत है। तो ये बेहतरीन मौका है राजीव कुमार सर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ हैं बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एशिया पैसिफिक के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा साहब, जो कि सरकार के जो अभी डिसेंट्रलाइजेशन, डी कंट्रोल जैसी मुहिम चली हुई है उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सलाहकार के तौर पर और नीति निर्धारण में सरकार को सही सलाह देने के तौर पर। बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं AK भट्टाचार्य साहब, जिन्होंने मोदी सरकार का भी कार्यकाल देखा, उससे पहले के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा। उनसे पूछें कैसे इस तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। साथ में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं विनीत मित्तल साहब, जो कि इंडस्ट्री चैम्बर CII की ग्रीन हाइड्रोजन की नेशनल कमेटी के चेयरमैन है। साथ ही साथ क्लीन एनर्जी सेक्टर की जानी मानी कंपनी अवाडा ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन भी हैं। इनको इसीलिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है कि जिस क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की आवश्यकता अभी पूरी दुनिया महसूस कर रही है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सालों पहले जोर देना शुरू कर दिया था और उस वक्त इन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर इसमें भूमिका भी निभाई थी। तो विनीत मित्तल साहब, आपका ये बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करूंगा राजीव कुमार सर आपसे। अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपकी किताब के कुछ पन्ने मैंने पढ़े थे जो आपने लिखा था कि मोदी और उनकी चुनौतियां। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड अभी बना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? उनके गवर्नेंस की भूमिका थी, उनका अप्रोच क्या था जो अब तक निर्विरोध एक तरह से कहें नेतृत्व कायम बना रखा इन्होंने? नमस्ते, मैं लक्ष्मण। और पहली बात तो हम सबको मुबारक हो कि प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए और सबसे लंबे टेन्योर के वो प्रधानमंत्री बने। और जो आपने सवाल पूछा कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो उनका मुद्दा है वो ये है कि उन्होंने कोई भी कदम देश हित के अलावा नहीं लिया। तो एक बड़ा कमिटमेंट जो देश हित के लिए जो भी करना उचित उन्होंने समझा उसको किया है और कभी स्वार्थ उनके सम्मुख नहीं आया। कभी उन्होंने ये नहीं कोई करा कि पर्सनल इंटरेस्ट में या स्वार्थ में या पार्टी के इंटरेस्ट में भी काम अगर वो करें। और बहुत सारे उन्होंने डिसीशंस लिए हैं जिससे कि जो हमारे परपेचुअल डेफिसिट्स थे पे काम हुआ है नीति के दौरान, उस पर उन्होंने नज़र रखी है और उसको काफ़ी ज़ोरों से इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं अगर एक शब्द में कहना चाहूँ तो ये कि नीतियाँ, उनका जो खास जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि नीतियाँ बनाते ही नहीं हैं मगर नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन पर उनकी नज़र बहुत पैनी नज़र रहती है, जैसा कि उन्होंने प्रगति बनाकर और बाकी सब चीज़ों में किया। मेरे ख्याल में जो 12 साल के जो असली जो 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 असली जो अचीवमेंट्स हैं वो यही हैं कि प्रोजेक्ट्स बने और प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए, जिसकी वजह से कि सभी लोगों के जिंदगी में एक अच्छा फर्क महसूस हुआ है।
आपने किताब में बड़ा अच्छा लिखा भी था कि वो प्रोजेक्ट वाइज, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं, उसके हिसाब से रणनीति बनाते हैं, और पीएम गति शक्ति इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस तरह के काम करने के तौर तरीके पर और आपसे आगे चर्चा करूंगा राजीव कुमार सर, लेकिन ए.के. भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य साहब, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी, दिल्ली की बागडोर संभाली थी, तो लोग अक्सर यह कहा करते थे कि ये गुजरात वाला मॉडल यहाँ चलेगा नहीं, वहाँ तो बड़ा ही सेंट्रलाइज था, ये दिल्ली है और नेशनल लेवल का गवर्नेंस है। फिर कई लोग कह रहे थे यहाँ पे लुटियन दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा हावी रहती है। बीच में ये भी चर्चा होने लगी कि यहाँ पे खान मार्केट गैंग काफ़ी ज़्यादा, तथाकथित गैंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। इन सब के बीच से निकलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिखा दिया कि जो जज्बा है, जो लक्ष्य उसको पूरा करने के लिए ठान लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। देखिए लक्ष्मण जी, जो उन्होंने गुजरात पे आते हुए भी जो केंद्र में आकर उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो फिलोसॉफी जो था, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। अगर उनकी हम 12 साल की जो नीतियां को एक तरफ से देखें, तो मुझे जो सबसे चीज अहम लगती है वो है कि किस तरह से जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और सुधार और जन कल्याण, इन तीनों का समन्वय किस तरह से किया जाए, जिससे कि जो देश की जो वित्तीय जो अनुशासन, उसमें भी कोई ढील न आए, उसके साथ साथ जो सुधार की जो गाड़ी जो है वो आगे चलती रहे। अगर आप आंकड़ों की ओर देखें, जैसे आपने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा थोड़ी देर पहले, कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी की साइज जो है वो 10वीं से अब 6ठी आ गई है। इन्फ्लेशन डेकेडल लो है। उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अगर आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो वो 3.1% है। सिर्फ जो शंका, जो चिंता की जनक बात हो रही है, वो एक्सटर्नल सेक्टर में थोड़ी बहुत चिंता आ रही है, पर वो जो इकोनॉमिक आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। पर वो आंकड़ों की जो परफॉर्मेंस उन्होंने पॉलिसी के तहत की, जीएसटी बोलिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोलिए, या रियल एस्टेट की रिफॉर्म बोलिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, और किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट। शुरुआती दौर में कोविड के टाइम में थोड़ा बहुत लगा कि सरकार शायद घबरा गई है, पर पहले 15-20 दिन, एक महीने के बाद मुझे लगा कि किस तरह से कोविड का जो मैनेजमेंट जो हुआ, उसमें भी सराहनीय काम की गई है। फिस्कल अनुशासन, जो वित्तीय अनुशासन है, वो बहुत बड़ा एक उनका एक स्तंभ है उनका। और उसके साथ साथ जो उनकी जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, रेगुलेटरी रिफॉर्म जो उनकी जो आगाज जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ वो एक अभी भी चलती गाड़ी है, वो गाड़ी अभी भी चल रही है। पर एक जगह में हमें जरा अभी भी थोड़ा बहुत आशा की जरूरत है, वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म अभी भी पीछे पड़ी हुई है। पर 12 साल शायद सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए काफी नहीं होंगे। पर ऑन द होल ये जो समन्वय जो है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सुधार और जन कल्याण, इनको तीनों को एक साथ मिला के और वित्तीय अनुशासन को अपने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक नया गवर्नेंस मॉडल तैयार किया है, इकोनॉमिक पॉलिसी ओरिएंटेशन से। एक नया गवर्नेंस मॉडल तैयार किया है सारे मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे, राजनीति के मोर्चे पे।